तेल लगाकर केमिकल रिएक्शंस के रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है, कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया लगातार बदलती कैसे रहती है? मतलब एक लोहे की कील पर जंग लगने से लेकर हमारे पेट में खाना पचने तक, ये सारे बदलाव असल में कुछ छिपी हुई केमिकल प्रक्रियाओं की वजह से होते हैं। यही प्रक्रियाएं हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को शेप देती हैं। तो आज हम इन्हीं अदृश्य कारीगरों यानी केमिकल रिएक्शंस के रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये तो हम सबने देखा है ना? कोई चमकदार नई लोहे की चीज धीरे धीरे एक भूरे परतदार पाउडर में बदल जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। ये एक बहुत ही आम बदलाव है, पर इसके पीछे की असली कहानी क्या है? और भाई, रसोई में होने वाले इस जादू के बारे में क्या ख्याल है? एक गिलास ताज़ा पतला दूध कुछ ही घंटों में गाढ़े खट्टे दही में बदल जाता है। उसका स्वाद, उसकी बनावट, सब कुछ बदल जाता है। आखिर ये होता कैसे है? और फिर है आग की जबरदस्त ताकत। लकड़ी, जो कि एक ठोस और मजबूत चीज है, जलकर राख और धुएं में बदल जाती है और साथ में हमें गर्मी और रोशनी भी मिलती है। तो जब लकड़ी जलती है तो असल में उसके साथ हो क्या रहा होता है? तो अब सवाल ये उठता है कि लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना और लकड़ी का जलना, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएं लगती हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है, एक राज है। चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं और उस अदृश्य धागे को ढूंढते हैं जो इन सबको जोड़ता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की केमिकल दुनिया को समझने जा रहे हैं ताकि हमारे पहले सवाल का जवाब मिल सके। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ बहुत ही दिलचस्प राज खोलने वाले हैं। और ये रहा जवाब। इन सभी प्रक्रियाओं में जो एक बात कॉमन है, वो है रासायनिक अभिक्रिया यानी एक केमिकल रिएक्शन। इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसी प्रक्रिया है जहां मॉलिक्यूल्स अपने पार्टनर बदल लेते हैं। पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, जिससे बिल्कुल नई चीज बन जाती है, जिसकी पहचान और गुण भी एकदम नए होते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? भाई, इसके कुछ पक्के संकेत होते हैं, जैसे रंग बदल जाना, जैसा जंग लगने पर होता है, या फिर गैस के बुलबुले निकलना। कभी कभी तापमान में बदलाव महसूस होता है, या किसी लिक्विड में अचानक कोई सॉलिड चीज बनने लगती है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में अवक्षेप कहते हैं। अब देखिए, इन बदलावों को सिर्फ देखना ही काफी नहीं है। वैज्ञानिकों ने इन्हें लिखने और समझाने के लिए एक खास भाषा, एक तरह का सीक्रेट कोड बनाया है। चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस भाषा को कहते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। इसे किसी रिएक्शन की रेसिपी की तरह सोचिए। ये हमें बताता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कौन सी डिश बनकर तैयार हो रही है, और ये सब सिंबल्स और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। पानी से ज्यादा जरूरी तो शायद ही कुछ होगा, है ना? खैर, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही नतीजा है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें मिलती हैं तो पानी बनता है। ये छोटा सा समीकरण उस पूरे कमाल के बदलाव को दिखाता है। लेकिन सिर्फ इक्वेशन लिख देना ही काफी नहीं है। एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन करना ही पड़ता है। इक्वेशन को बैलेंस्ड यानी संतुलित होना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, ये तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड का एक अटूट कानून है। इसे ऐसे समझिए, इक्वेशन के बाईं ओर होते हैं अभिकारक यानी वो चीजें जो रिएक्ट कर रही हैं, और दाईं ओर होते हैं उत्पाद यानी वो जो रिएक्शन के बाद बना है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन ये पक्का करती है कि हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती दोनों तरफ बराबर हो। देखिए कैसे अनबैलेंस से बैलेंस्ड होने पर नंबर्स बदल जाते हैं। तो हम ये सब करते क्यों हैं? ये सब होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की वजह से। ये नियम कहता है कि आप किसी चीज को न तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन बस लेगो ब्लॉक्स के खेल जैसा है। आप उन्हें ब्लॉक्स को तोड़ जोड़कर कार से घर बना सकते हैं, लेकिन आपके पास लेगो ब्लॉक्स की कुल गिनती हमेशा उतनी ही रहेगी। कोई भी ब्लॉक जादू से गायब नहीं होता। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो चलिए रिएक्शंस के अलग अलग व्यक्तित्वों के बारे में जानते हैं। जैसे लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, वैसे ही रिएक्शंस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये हैं 4 मुख्य प्रकार। संयोजन में चीजें एक साथ जुड़ती हैं। अपघटन ठीक इसका उल्टा है, जहाँ एक चीज टूटकर अलग हो जाती है।
विस्थापन एक तरह की रेस जैसा है, जहाँ एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट कमजोर वाले को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। और द्विविस्थापन में तो पार्टनर ही बदल जाते हैं, मतलब दो चीजें आपस में अपने आयंस की अदला बदली कर लेती हैं। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को वापस अपनी शुरुआती उदाहरणों से जोड़ते हैं। याद है वो जंग लगी कील? ऑक्सीकरण, अपचयन और संक्षारण जैसे शब्द हमें ठीक ठीक बताएंगे कि ऐसा आखिर होता क्यों है। देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों प्रक्रियाएं एक पक्की जोड़ी की तरह हैं। ये हमेशा साथ साथ होती हैं। ऑक्सीकरण का सीधा सा मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स बना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। और संक्षारण यानी कोरोजन उसी रिडॉक्स रिएक्शन का एक नतीजा है। ये वो प्रक्रिया है जिससे कोई धातु अपने आसपास के माहौल जैसे हवा या पानी से रिएक्ट करके धीरे धीरे खराब होने लगती है। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का सबसे जाना माना उदाहरण है। और ये हमारी दुनिया में हर जगह हो रहा है। लोहे पर जंग लगने से लेकर चांदी के जेवरों का वक्त के साथ काला पड़ जाना और यहाँ तक कि खाने का खराब होना भी, ये सब इसी तरह के केमिकल रिएक्शंस के नतीजे हैं। ये तो बस जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इसे रोकने के लिए भी केमिस्ट्री का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सतह पर पेंट करके, तेल लगाकर या गैल्वनीकरण जैसी प्रक्रिया से, जिसमें हम धातु पर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं, हम धातु को हवा और नमी से बचा सकते हैं, जिससे संक्षारण रुक जाता है। तो हमने देखा कि कैसे केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन और संक्षारण जैसे कॉन्सेप्ट्स हमारी दुनिया को चलाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, हमारे आसपास, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी इस वक्त और कौन कौन सी रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस पर सोचिएगा और आप अपने चारों ओर की केमिकल दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। मेरा मतलब है धातु और अधातु। जरा सोचिए, हमारे हाथ में जो फोन है या आसमान में जो हवाई जहाज उड़ रहा है, सब कुछ इन्हीं से तो बना है। तो आज क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि धातु और अधातु में आखिर फर्क क्या है, ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, और हाँ, हमारी रोज की जिंदगी में ये कितने जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं कि भाई, एक चमकदार सोने का सिक्का और एक कोयले का काला टुकड़ा, इनमें इतना जमीन आसमान का फर्क आखिर है क्यों? शुरुआत करते हैं धातुओं से। देखिए, इनमें ना कुछ बहुत ही खास गुण होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन्हें दूसरों से एकदम अलग खड़ा कर देती हैं। ये हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब आप कह सकते हैं कि धातुओं में ना एक तरह की सुपर पावर होती है। उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है, और तो और ये गर्मी और बिजली के बेहतरीन कंडक्टर होते हैं। और वो चमक, अरे हाँ, वो शानदार चमक तो इनकी पहचान ही है। अच्छा, ये तो हुई धातुओं की बात। अब जरा कहानी के दूसरे सिरे को देखते हैं, मतलब कि अधातुओं को। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अधातु ज्यादातर मामलों में धातुओं के एकदम उल्टे होते हैं। इनमें कोई चमक नहीं होती, ये भंगुर होते हैं, मतलब आसानी से टूट जाते हैं। और जहाँ तक गर्मी और बिजली की बात है, तो ये उसके बहुत खराब कंडक्टर हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए, यहाँ पर ये फर्क बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है। एक तरफ चमक, लचीलापन, मजबूती, और दूसरी तरफ ठीक उसका उल्टा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली, पर असली मजा तो तब है जब हम ये देखें कि ये केमिकली कैसे बर्ताव करते हैं। मतलब जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो होता क्या है? एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। जब कोई धातु ऑक्सीजन से मिलता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। सबसे अच्छा उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। ये जो ऑक्साइड बनता है ना, ये आमतौर पर नेचर में बेसिक होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ धातुएं इतनी रिएक्टिव होती हैं कि वो पानी से भी रिएक्ट कर जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। और एसिड के साथ क्या होता है? जब कोई धातु एसिड से रिएक्ट करता है तो नतीजा होता है एक सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब एक सवाल उठता है, क्या सारे मेटल्स एक ही तरह से, एक ही स्पीड से रिएक्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ एकदम सुस्त।
और इसी को समझने के लिए आती है रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज आप कह सकते हैं मेटल्स की एक रैंकिंग है। इसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से ऊपर से नीचे अरेंज किया गया है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जैसे पोटेशियम वो सबसे ऊपर, और सबसे कम रिएक्टिव जैसे सोना वो एकदम नीचे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेटल इस सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब उसकी जगह ले सकता है ना मजेदार? तो अब तक हमने देखा मेटल का मेटल के साथ रिएक्शन, पर अब सवाल ये है कि क्या होता है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में मिलते हैं, जब दो बिल्कुल अलग किरदार टकराते हैं। यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और नॉन मेटल उसे ले लेता है, और इसी लेन देन से दोनों के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये जो आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं इनके अपने खास गुण होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये पानी में घुल जाते हैं, और हाँ, पिघली हुई हालत में या सॉल्यूशन में ये बिजली भी कंडक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इस पूरी साइंस को अपनी रोजमर्रा की दुनिया में लेके आते हैं। बात करते हैं एक बहुत ही आम प्रॉब्लम और उसके बहुत ही क्लेवर सॉल्यूशन की। और वो प्रॉब्लम है करोजन यानी संक्षारण। ये कुछ और नहीं, बस धातुओं का धीरे धीरे खराब होना है जब वो अपने आसपास के माहौल से रिएक्ट करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लोहे में जंग लगना, ये तो हम सबने देखा ही है। तो सवाल ये है कि इसे रोका कैसे जाए, धातुओं को इस तरह बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए। इसे रोकने के कई तरीके हैं, पेंट लगाकर, तेल लगाकर, गैल्वेनाइजेशन करके, और एक बहुत ही असरदार तरीका है एलॉय यानी मिश्र धातु बनाना। तो ये अलॉय क्या भला है? ये असल में दो या दो से ज्यादा मेटल्स का एक मिक्सचर होता है। और ऐसा किया क्यों जाता है? ताकि जो नया मटेरियल बने वो पहले से ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा टिकाऊ हो। पीतल, कांसा, ये सब अलॉय ही तो हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं। पहली, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के फर्क। दूसरी, रिएक्टिविटी सीरीज। तीसरी, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। और चौथी, कोरोजन और उसे रोकने के तरीके। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। कभी सोचिएगा कि अगर ये मेटल्स और नॉन मेटल्स न होते और इनके ये खास गुण न होते तो हमारी आज की ये मॉडर्न दुनिया कैसी दिखती? न ऊंची ऊंची इमारतें होती, न हमारे स्मार्टफोन, न ये तेज गाड़ियाँ। सब कुछ कितना अलग होता है ना? तो हमारी दुनिया आखिर बनी किस चीज से है? मूलभूत तत्वों से, है ना? और इन तत्वों को हम दो बड़ी टीमों में बांट सकते हैं। आज हम इन दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबले को देखने वाले हैं। तो चलिए इस महामुकाबले की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो दो महान परिवार कौन से हैं जिनसे हमारी दुनिया की हर चीज बनती है? जी हाँ, बात हो रही है धातुओं और अधातुओं की। और यही वो दो टीमें हैं जो आज आमने सामने हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज का ये मुकाबला आगे कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले हम दोनों दावेदारों से मिलेंगे, फिर होगी एक फिजिकल और एक केमिकल चुनौती। इसके बाद हम देखेंगे कि जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, और आखिर में असली दुनिया के अखाड़े में कौन जीतता है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे आज के दावेदारों से। एक कोने में है चमकदार और मजबूत धातुएं और दूसरे कोने में है बहुत ही जरूरी अधातुएं। तो ये धातुएं आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो तत्व हैं जिनमें कुछ खास बातें होती हैं। सोने की चमक को सोचिए, या फिर तांबे की बिजली ले जाने की ताकत को। बस यही इनकी पहचान है। असल में हमारी पूरी टेक्नोलॉजी इन्हीं पर तो टिकी है। और इनके ठीक उलट हैं अधातु। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनके गुण धातुओं से एकदम अलग होते हैं। ये ज्यादातर चमकते नहीं, पर इन्हें हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं से तो जिंदगी बनती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला राउंड, फिजिकल चैलेंज। यहाँ हम ये देखेंगे कि ये दोनों दिखने और महसूस होने में एक दूसरे से कितने अलग हैं। अब जरा यहाँ देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ धातुएं हैं जो चमकदार होती हैं, दूसरी तरफ अधातुएं जो चमकहीन होती हैं। धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं, खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधातुएं वो तो हल्की चोट से ही टूट जाती हैं। और सबसे बड़ा फर्क, धातुएं गर्मी और बिजली को आसानी से गुजरने देती हैं, जबकि अधातुएं ऐसा नहीं होने देती। चलिए अब बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ,
केमिकल रिएक्शन टेस्ट। यहाँ हम सिर्फ बाहरी बनावट नहीं बल्कि इनके केमिकल बर्ताव को परखेंगे। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन से मिलती है तो वो बनाती है मेटल ऑक्साइड। और मजे की बात यह है कि ये ऑक्साइड्स ज्यादातर एल्कलाइन यानी क्षारीय नेचर के होते हैं। ये धातुओं की एक बहुत ही खास केमिकल पहचान है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव धातुएं जैसे कि ये सोडियम या पोटेशियम एक कदम और आगे निकल जाती हैं। वो सिर्फ हवा से ही नहीं बल्कि पानी और एसिड्स के साथ भी जोरदार रिएक्शन करती हैं और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं। मतलब ये दिखाता है कि वो कितनी ज्यादा एक्टिव हैं। अब इस एक्टिविटी को समझने के लिए हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज। इसे धातुओं का एक तरह का लीडर बोर्ड समझिए। जो धातु इस लिस्ट में सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और इस लीडर बोर्ड का एक सीधा सा नियम है, जो ज्यादा रिएक्टिव धातु है वो कम रिएक्टिव धातु को उसके सॉल्ट कंपाउंड से बाहर निकाल सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मजबूत खिलाड़ी टीम में किसी कमजोर खिलाड़ी की जगह ले लेता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, तो अभी तक तो ये एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन तब क्या होता है जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, धातुओं का नेचर कह सकते हैं काफी देने वाला होता है। केमिकल रिएक्शंस में उनका एक ही काम होता है, अपने बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से दे देना ताकि वो स्टेबल हो सके। और वहीं दूसरी तरफ है अधातु, जिनका स्वभाव एकदम उल्टा है। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेने को तैयार रहती हैं ताकि उनकी खाली जगहें भर जाएं और वो स्टेबल हो जाएं। इलेक्ट्रॉन्स का ये जो लेन देन है ना, ये एक बहुत ही मजबूत आकर्षण पैदा करता है जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये एक धातु और अधातु के बीच का एक क्लासिक रिश्ता है जिससे नमक जैसे कंपाउंड्स बनते हैं। और इस मजबूत रिश्ते से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी अपनी ही खासियतें होती हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ये आम तौर पर पानी में घुल जाते हैं और इन्हें पिघलाने पर ये बिजली के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। चलिए अब इन सब बातों को लैब से बाहर निकालकर असली दुनिया में लाते हैं। देखते हैं कि ये गुण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में संक्षारण और मिश्र धातु जैसी चीजों को कैसे असर करते हैं। संक्षारण या कोरोजन कह सकते हैं कि ये धातुओं की एक नेचुरल कमजोरी है। जब वो हवा और नमी जैसी चीजों के संपर्क में आती हैं तो धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। लोहे में जंग लगना तो सबने देखा ही होगा, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो सवाल ये है कि इन कीमती धातुओं को बचाएं कैसे। इसके लिए हमारे पास कई तरीके हैं। हम उन पे पेंट कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा सकते हैं जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर एक और भी स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं। और वो सबसे स्मार्ट तरीका है अलॉय यानी मिश्र धातु बनाना। ये कुछ ऐसा है जैसे दो या दो से ज्यादा धातुओं को मिलाकर एक सुपर मटेरियल बना देना। मतलब टीम वर्क से कमजोरी को ताकत में बदल देना। पीतल और कांसा ये कुछ सबसे जाने पहचाने अलॉयज हैं। ये अपनी ओरिजिनल धातुओं से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं और इन पर जंग भी आसानी से नहीं लगता, इसीलिए तो ये इतने काम के हैं। तो इस पूरे मुकाबले का नतीजा क्या निकला? अब जब हम इन दोनों के बीच का फर्क जान गए हैं तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हमारे आसपास की कितनी चीजें, हमारे फोन से लेकर हमारे शरीर तक, इन्हीं दो अलग अलग ताकतों के एक परफेक्ट बैलेंस और कॉम्बिनेशन पर चलती हैं।